हाँ तो भैया सभी लोगों से निवेदन है शांत हो जाए। अगला टॉपिक है, लिखो ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, बस बातें मत। हाँ, ट्रांसफार्मर सबकी गलियों में लगा होगा, आपके मोबाइल के चार्जर में लगा होगा, लगा है कि नहीं लगा है? कई अप्लायंसेस में ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सुनिएगा, सबको म्यूचुअल इंडक्शन पता है क्या होता है? किसी एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने की वजह से दूसरी कॉइल में क्या इंड्यूस होना, ईएमएफ इंड्यूस होना या करंट प्रोड्यूस होना। याद है ये चीज? इस कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ था, करंट बढ़ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी। सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस या करंट प्रोड्यूस हो गया था। याद है? सेल्फ इंडक्शन में उसी कॉइल में वो चीज हो जा रही थी। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है और इसका काम है लो हाई ऑल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज, हाई ऑल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज को लो ऑल्टरनेटिंग करंट एट हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना। आसान भाषा में कहें तो लो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करना, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना। किसका काम होता है? ट्रांसफार्मर का। या उल्टा भी हो सकता है, लो ऑल्टरनेटिंग करंट एट हाई वोल्टेज को हाई ऑल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज में कन्वर्ट कौन करता है? बातें नहीं करो, ट्रांसफार्मर। सही है? जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा वो होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अप मतलब बढ़ा दे जो वोल्टेज, सही है। और जो हाई वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट कर दे? लो वोल्टेज में कर दे। वो कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सही है। अब हम लोग को बारी बारी इन्हीं के बारे में पढ़ना, ठीक है? पहले डेफिनेशन, अ ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, a transformer is a device based on the principle of mutual induction. A transformer is a device based on the principle of mutual induction which is used for converting high alternating current at low voltage to low alternating current at high voltage। दोनों लिख लो। ये लिखने के बाद वाइस वर्सा लिख, कन्वर्टिंग हाई AC at low voltage to low AC at high voltage। आज आगे बैठो, आओ आज सबसे आगे चले आओ। नहीं आगे आओ, बैठ आओ यश भैया। देखो यहाँ की सीटें कैसी हैं, कभी तो बैठो। शाबाश, लिख लिया सबने? बातें मत करो, लिखो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे।
हाँ बेटा इधर इधर इधर। तो ट्रांसफार्मर मैंने कितने प्रकार के बताए? पहला देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। आइए सभी लोग, जैसे मान लीजिए कि एक तरफ ये प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी कॉइल है, सही है विराज। ये अपना ये सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, सही है। जो प्राइमरी कॉइल है या जो सेकेंडरी कॉइल है, तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। प्राइमरी कॉइल के जो टर्न्स हैं वो थिक वाइंडिंग्स के हैं, मोटे, और सेकेंडरी कॉइल के जो टर्न्स हैं वो पतली वाइंडिंग्स के हैं। ये ट्रांसफार्मर सही है। अब मान लीजिए, सपोज मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल है 100 मान लिया, और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल है 200 मान लिया, जितने भी हो। तो जिस रेशियो में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे उसी रेशियो में वोल्टेज भी बढ़ेगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब वोल्टेज बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि इनपुट वोल्टेज दिया गया, इनपुट सप्लाई दी गई, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी 110 वोल्ट दिया गया, तो जो आउटपुट सप्लाई होगी, आउटपुट वोल्टेज होगा अक्रॉस सेकेंडरी वो 220 वोल्ट हो जाएगा। मतलब जिस रेशियो में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए जाएंगे उसी रेशियो में क्या बढ़ जाएगा, वोल्टेज का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी का रेशियो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी टू द वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी के रेशियो के बराबर होगा, जिसे कहा जाएगा टर्न्स रेशियो, टर्न्स रेशियो। नहीं समझ में आया? और साथ ही साथ समझ लीजिएगा सब लोग, यही ईएमएफ का भी रेशियो होगा, वही बात होगी। और देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन की माने अगर हम लोग, तो पावर इनपुट जितनी पावर दी गई अगर उतनी ही पावर आउटपुट हो जाए, मतलब अब ये मान के चले कि लॉस ऑफ एनर्जी जो है ड्यू टू हीट और फलाना तमाम चीजें ना के बराबर है, तो पावर इनपुट का फॉर्मूला V इंटू आई, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी इंटू करंट अक्रॉस, पावर आउटपुट क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी टू द करंट अक्रॉस, तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी का रेशियो क्या होगा, करंट अक्रॉस प्राइमरी अपॉन करंट अक्रॉस। तो यही चीज जो है वो आईपी बाई आईएस के भी बराबर हो जाएगी, जिससे ये बात समझ में आई कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े, जिससे वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े, ईएमएफ बढ़ा, क्या घटेगा, करंट घट जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नहीं समझ में आया? तो ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा लिखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में एक चीज और लिख लो, ये बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में मान लो आप लोगों ने NS को NP से डिवाइड किया, तो 200 को 100 से डिवाइड किया, 2 आया ना, मतलब टर्न्स रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या R मतलब टर्न्स रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1। फिर दूसरा देखो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
इसमें क्या होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सही है। ट्रांसफार्मर तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में मान लो कि 200 है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स मान लो कितने हैं, 100 है, तो अगर इनपुट वोल्टेज आपने प्राइमरी में दिया होगा 220 वोल्ट, तो सेकेंडरी में इनपुट कितना मिलेगा, 110 वोल्ट। स्टेप डाउन हो गया। सही है। टर्न्स रेशियो का इसमें भी वही फॉर्मूला होगा, NS अपॉन NP बराबर BS अपॉन BP बराबर ES अपॉन EP बराबर IP अपॉन शेखर IS। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स घट रहे हैं, वोल्टेज घट रहा है, दैट इज ईएमएफ घट रहा है, और तो करंट क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। यहाँ पे टर्न्स रेशियो की वैल्यू जो होगी वो 1 से बढ़ती होगी। क्लियरली समझ गए आप लोग? जल्दी से देखो आगे बढ़ जाएगा। चलिए इसके बाद लिखिए, दो तरीके ट्रांसफार्मर समझ में आ गए। अब लिखो एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। पहला लिखिए कॉपर लॉस। कॉपर देखो जाने क्या है क्या, चलो कॉपर बेटा अनंत, कॉपर लॉस का मतलब क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो कॉइल्स हैं आयुषी, प्राइमरी कॉइल्स या जो सेकेंडरी कॉइल्स हैं वो कॉपर की ही तो बनी हुई है कि नहीं है? तो क्योंकि वो कॉपर की ही बनी हुई है इसलिए लगातार अगर उनसे करंट फ्लो करेगा, लगातार उनसे करंट फ्लो करेगा तो उससे जो है हीट एनर्जी का लॉस होगा, उसी को क्या कहते हैं, कॉपर लॉस। समझ गए? इसमें क्या लिखोगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर मेड अप ऑफ कॉपर ठीक है, एंड ड्यू टू करंट फ्लो, and due to current flow heat is lost, heat is lost नहीं, heat is developed inside the copper। ठीक है चलो heat is lost, इसी heat loss को क्या कहते हैं, copper loss। अरे हीट इज डेवलप्ड इनसाइड द टर्न्स, ये लिख सकते हो, ये वही हीट क्या हो गई, लॉस हो गई। दूसरा लॉस लिखिए। अब यहां से आप लोग को एक चीज बता दें, एक टॉपिक पिछले चैप्टर में हमने नहीं कराया था, एडी करंट्स। तो पहले वो टॉपिक करा दे कि आप पहले टॉपिक ही समझा देते हैं। एडी करंट्स टॉपिक डालो, लिखो, एक काम करो, 6 लाइनें छोड़ दो, 6-7 लाइनें, फिर एडी करंट लिखो ताकि उसका लॉस समझ में आए। एडी करंट
ठीक है, एडी करंट्स या इन्हीं को कहते हैं। और दूसरा नाम क्या होता है इनका शिखर, पता होगा ना तुमको तो नहीं? इनका दूसरा नाम है फोकल करंट्स। ठीक है, फोकल करंट्स क्या होते हैं? एडी करंट्स सभी लोग देखिए, क्या होता है कि जब एक मेटल के पीस को, जब एक मेटल पीस को जिसका कुछ मास होगा उसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, तो भाई मेटल है, मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है, तो क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ क्या प्रोड्यूस होगा? तो इस मेटल पीस में सर्कुलर करंट्स क्रिएट होते हैं। बात समझ में आ रही है? मेटल पीस को मैग्नेटिक फील्ड में, बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड में रखने से इस मेटल पीस में क्या क्रिएट होते हैं? करंट क्रिएट होते हैं। उन करंट्स को क्या कहा जाता है? एडी करंट्स। बात समझ में आ गई? अब ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये हमको समझाना है। फिलहाल देखिए, when a piece of metal is placed in changing magnetic field, when a piece of metal is placed in changing magnetic field, or moved in a magnetic field, or moved in a magnetic field, or moved in a magnetic field due to which flux changes, due to which flux changes, सही है? या तो इसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखो या इसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव करो, दोनों ही में फ्लक्स चेंज होगा। कॉमा, इंड्यूस्ड करंट्स आर सेट अप थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ पीस ऑफ मेटल। Induced currents are set up. Induced currents are set up throughout the volume of piece of metal. Throughout the volume of piece of metal, which opposes the motion of metal in magnetic field. Which opposes the motion of metal in magnetic field, which opposes throughout the volume of piece of metal, throughout the volume of piece of metal, which opposes the motion of metal. नहीं समझे? एक ऐसे करंट क्रिएट होते हैं इस मेटल पीस में जिसका डायरेक्शन इस प्रकार होगा कि वो मेटल के मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। मेटल इधर जाना चाहेगा, करंट उसको वापस कहाँ पे ले जाएगा? पीछे। समझ गए? तो ये एडी करंट्स हो गए। अच्छा, ये जो एडी करंट्स होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि भैया जब मोशन कर रहा होगा वो कंडक्टर या मेटल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो जो मेटल है वो रेड हॉट हो जाएगा, लाल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इतना ज्यादा उसको अपोजिशन झेलना पड़ेगा। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब लिखो इसमें, देखें बोले, चलो एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स। भैया एडी करंट का महत्व सबसे पहले देखो, डैम्पिंग में यूज होता है। पहला है डैम्पिंग, सही है। अब आप लोग को याद आ रहा होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, याद आ रहा है? क्यों शेखर? है? अरे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा बनाया था, यहाँ पे वो मिरर लगा दी थी,
फिर यहाँ पे ऐसे कॉपर वायर, फ्रेम, सॉफ्ट आयरन, और फिर वो वायर यहाँ से होते हुए यहाँ चली गई थी। यहाँ पे क्या लगाया था? नॉर्थ पोल। यहाँ क्या लगाया था? जैसा याद है तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दो प्रकार के बताए थे मैंने, सस्पेंडेड वाला बना रखा है। तो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में अगर आप लोग को याद आ रहा हो, यहाँ से करंट फ्लो होता था, करंट नीचे आता था, करंट की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक टॉर्क एक्ट करता था इस कॉइल में, एक फोर्स एक्ट करता था, जिसकी वजह फोर्स इस वाली कॉइल में ऊपर इधर इधर इधर, और इस अच्छा फोर्स इस वाली कॉइल में कहाँ लगता था? ऊपर, और इस वाली कॉइल में क्या लगता था? नीचे। इस वाली में ऊपर और इस वाली में नीचे लगने की वजह से पूरा का पूरा फ्रेम जो है क्या करता था? रोटेट करता था, डिफ्लेक्ट करता था। जब ये डिफ्लेक्ट करता था तो डिफ्लेक्शन हम पता करते थे, याद है? टाउ इक्वल्स टू NIAB sin थीटा से डिफ्लेक्ट करता था और टाउ इक्वल टू C phi से रिस्टोर होता था, है कि नहीं है? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, मान लीजिए, जो कि होगी, ठीक है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो पीस ऑफ मेटल था ये एल्यूमिनियम का था, याद है? ये जो फ्रेम था ये काहे का बना था? एल्यूमिनियम का फ्रेम, एल्यूमिनियम मेटल है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें एडी करंट्स डेवलप होंगे, और एडी करंट्स इसके मोशन को क्या करेंगे? अपोज कर। मान लीजिए कि ये कॉइल जो है पूरी की पूरी ऐसे मूव की, तो एडी करंट वापस उसको कहाँ ले आएगा? मतलब उसके मोशन को डैम्प कर देगा, नहीं समझ पाए? अपोज कर देगा, जिससे वो काम करता है। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मतलब सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये डैम्पिंग का काम करता है। देखिए, डैम्पिंग इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स इज यूज्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स। Damping effect of eddy currents is used in moving coil galvanometers, मतलब suspended वाला, to make them dead beat. To make them dead beat. Used in moving coil galvanometer to make them dead beat. Dead beat. दूसरा बेटा, दूसरा एप्लीकेशन लिखिए, इंडक्शन मोटर। आपको लगा शेखर पहले ही बोले। देखो बेटा, इंडक्शन मोटर। अब शेखर बताएंगे इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट होती है। हाँ शेखर बताओ बेटा। नहीं बताओ? अच्छा ठीक है, चलो सब लोग, अच्छा सब इंडक्शन मोटर। देखो मोटर क्या चीज है? टेक्निकली मोटर जो है वो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यही तो होता है। सुनिए बेटा, जैसे जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी प्रकार मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सही है? तो इंडक्शन मोटर जो है, अभी ज्यादा बहुत डीप आपके नहीं देखता है कुछ, है ना? इंडक्शन मोटर जो है वही हायर एजुकेशन में सिखाया जाता है, ग्रेजुएशन में सिखाया जाता है ना? बताइए होगा तुम लोग कुछ, है ना? तो कहने का मतलब क्या है? इंडक्शन मोटर में मोटा मोटी दो चीजें आप समझिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और एक सिलेंडर। बात समझना, सिलेंडर और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करेगी, है कि नहीं, उस सिलेंडर में, जिसकी वजह से सिलेंडर क्या करेगा? रोटेट करेगा। यही होता है। अब होगा क्या कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है एक एडी करंट भी क्रिएट करेगी। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट करेगी? जिससे मैग्नेटिक फील्ड और सिलेंडर के बीच का रिलेटिव मोशन अपोज होगा।
बात समझना, सिलेंडर को ज्यादा ही तेजी से रोटेट करने लग जाए, घूमने लग जाए, मूव करने लग जाए, तो एडी करंट जो है उनके ज्यादा तेज रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। नहीं समझ पाए तो लिखो ये चीज इंडक्शन मोटर में। व्हेन अ मेटेलिक सिलेंडर इज प्लेस्ड इन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ मेटालिक सिलेंडर इज प्लेस्ड in rotating magnetic field, eddy currents are set up in it. Metallic cylinder is placed in rotating magnetic field, eddy currents are set up in it. These currents try to reduce the relative motion. These currents try to reduce the relative motion. These currents try to reduce the relative motion between cylinder and feed. Try to reduce the relative motion between cylinder and feed. Try to reduce the relative motion between cylinder and feed. Field, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग जगहों पे जहां रिलेटिव मोशन को अपोज करना हो, चलती हुई चीज को रोकना हो, वहां कौन काम आएगा, एडी करंट काम आएगा। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में भी काम आता है एडी करंट। तो सुनना बेटा, अब हम लोग एडी करंट लॉस के बारे में पढ़ेंगे। ये हटा दें। अब दूसरा वाला लॉस लिखो, एडी करंट लॉस। देखिए अब भैया उसी पे आ जाते हैं हम लोग, एनर्जी लॉसेस पे। एक हम लोगों ने कौन सा लॉस पढ़ा था, कॉपर लॉस, दूसरा एडी करंट लॉस। अब भाई देखो होता क्या है, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो सॉफ्ट आयरन का बना है। सुन रहे हो, ट्रांसफार्मर का जो कोर बना हुआ है वो सॉफ्ट आयरन का बना है, मतलब मेटल का बना है। तो मेटल का बना है मतलब अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे एडी करंट समस्या देगा, यहाँ एडी करंट एप्लीकेशन नहीं है, आपकी बार एडी करंट क्या है, समस्या। क्या समस्या है, इतना बड़ा, सुनना, इतना बड़ा सॉफ्ट आयरन कोर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में हो तो इसमें एडी करंट्स क्रिएट होंगे। उन एडी करंट्स की वजह से एनर्जी का लॉस होगा। समझ गए मेरी बात। उस एनर्जी के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए इस सॉफ्ट आयरन के कोर को एक पूरा होल कोर ना लेके इसको पतली पतली शीट्स में काट लिया जाए और हर शीट की लैमिनेटेड, हर शीट को लैमिनेट कर दीजिए ऊपर से। हर शीट को क्या कर दो, लैमिनेट कर दो, कि अगर एक में प्रोड्यूस भी हो जाए तो दूसरे को उसका असर नहीं समझ पाए। एडी करंट प्रोड्यूस होने की वजह से एनर्जी का लॉस होगा। एडी करंट्स को प्रिवेंट कैसे करना है, पतली पतली शीट्स ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर लेके उसको क्या कर दीजिए, लैमिनेट कर दीजिए। लिखिए, एडी करंट्स आर सेट अप इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। एडी करंट्स आर सेट अप इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर and generate core of transformer. Eddy currents are set up in the core of transformer and generate heat with consequent loss of energy. इससे एनर्जी का क्या होगा, नुकसान। and generate heat with consequent loss of energy। नहीं समझ पाए।
to minimize these losses, ठीक है, to minimize these losses, iron core is laminated by making it by iron core is laminated by making it of number of thin sheets of iron by making it of a number of thin sheets of iron insulated from each other, नहीं समझ पाए? एक पूरा सॉफ्ट आयरन लेने से अच्छा है पतली पतली शीट्स लेके उनको इंसुलेट कर दो। फिर देखो अगला हिस्टेरेसिस लॉस। क्या हुआ? जगह नहीं? कितना छोड़े थे जगह? अरे 6 का मतलब कम से कम 15 तो छोड़ा करो। बहुत छोटी कॉपी है तुम लोग की। अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा सा ही इस पे अगर आ भी जाए तो इस पे ना पाए। देखो अरे भैया तुम लोग एकदम पगले हो क्या? लिखो बेटा हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस याद है पढ़ा था हम लोगों ने? अरे हिस्टेरिसिस लूप हम लोग ने पढ़ा था, ऐसा कुछ था M वर्सेस H का ग्राफ था ये, अगर याद आ रहा हो। ये रिटेंटिविटी, ये कोएर्सिविटी, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। ये देखो पहले इसको क्या किया गया होगा? मैग्नेटाइज किया गया होगा, फिर क्या किया जाएगा? डीमैग्नेटाइज। तो ऐसे ही ट्रांसफार्मर में भी होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? पहले भाई म्यूचुअल इंडक्शन ही है, तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होगा? पहले कोर मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, फिर मैग्नेटाइज होगा, फिर क्या होगा? तो लगातार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन से एनर्जी का लॉस हो जाता है, जिसे कहा जाता है हिस्टेरेसिस लॉस। देखिए ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ एसी, ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ एसी प्लस माइनस, the core is taken through complete cycle of magnetization and demagnetization. अच्छा, the core is taken to complete cycle of, the core is taken to complete cycle of magnetization and demagnetization। ठीक है? The energy expended in the process, the energy expended in the process is lost as heat। समझ गए? इज लॉस्ट एज हीट। इसको मिनिमाइज कैसे करें? सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करके, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हाई होती है, वो तुरंत मैग्नेटाइज और तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाता है। देखो दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर, दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन का कोर बिकॉज ऑफ इट्स हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी।
समझे? कॉज ऑफ इट्स हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो 3 लॉस पढ़ लिए। चौथा लॉस भैया सुन रहे हो? चौथा लॉस लिखो। आपको लग रहा है हमने 6 लाइन इसका टॉपिक सब हिसाब से बोल दिया। कोई बात नहीं, लिखो देखो फ्लक्स लॉस। ठीक है, हाँ लिखो फ्लक्स लॉस। ठीक है, अच्छा देखो सभी लोग फ्लक्स लॉस का मतलब क्या है नजरे बोर्ड पर रखो बेटा। जैसे प्राइमरी में इधर म्यूचुअल इंडक्शन क्या था, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो प्राइमरी में फ्लक्स चेंजेस होंगे जो कि सेकेंडरी पे असर डालेंगे, जिससे सेकेंडरी पे ईएमएफ इंड्यूस होकर क्या प्रोड्यूस होता था। लेकिन अब होता क्या है कि यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहाँ जाती हैं और यहाँ फ्लक्स चेंज क्रिएट होता है, तो ये पूरी की पूरी फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ नहीं जाएगी। थोड़ी बहुत फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। नहीं समझ पाए मेरी बात? तो इसी को कहते हैं फ्लक्स लॉस। पूरी की पूरी फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगी, शेखर कुछ लॉस हो जाएगी। देखो लिखवाएंगे ना लिखवाइए बता। The coupling of primary coil and secondary coil is not perfect, never perfect. The coupling of primary and secondary coil is never perfect. समझे? कुछ ना कुछ फ्लक्स लॉस हो ही जाता है, इसी को इंग्लिश में लिखना है। There is always some flux loss between primary and secondary. There is always some flux loss between primary and समझ रहे हो? एक और है डाई इलेक्ट्रिक लॉस। डाई इलेक्ट्रिक लॉस, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ। बी नॉट बाई तेल में भर दो, तेल लगा दो, तेल ऑयल भर दो। डाइलेक्ट्रिक लॉस जो है वो ट्रांसफार्मर में ऑयल की वजह से होता है। ऑयल तेल ल्यूब्रिकेंट ही तो है, और वो ऑयल जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो एनर्जी खाता है। यही लिखना है इसमें। देखो ऑयल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज द रीजन फॉर दिस लॉस। ऑयल ऑफ ट्रांसफार्मर, तेल ऑफ ट्रांसफार्मर, आप समझ गए, इज द रीजन फॉर दिस लॉस। नहीं समझे भाई? ऑयल भी समझ गए हो? सभी लोग समझ गए? ये चैप्टर यहाँ से मतलब थियरी वाला पार्ट खत्म हो गया है, न्यूमेरिकल्स करने हैं हम लोग को। एक बात बताओ, ट्रांसफार्मर के यूजेस सबको पता है? हम लोग के चार्जर में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो कौन सा होता है, डाउन की अप? हम लोग के चार्जर में ऑब्वियस बात है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सुनो जन, चार्जर को जब चार्जर को जब सॉकेट में फिट करोगे तो 220 वोल्ट की सप्लाई आएगी। अब वो फोन में घुस जाएगी तो फोन दब जाएगा, इसीलिए उसको स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज कम करने के लिए 5 वोल्ट चार्ज, जितने भी वोल्टेज का फोन चार्ज होगा जिसपे भी,
उसी में उसको कन्वर्ट कर देगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसकी वजह से फोन चार्ज होगा। इसलिए कहते हैं ना, सेम कंपनी का फोन हो तो मतलब एक चार्जर है, मान लीजिए सी टाइप चार्जर है, और एक आदमी वीवो चार्ज कर रहा है उससे, एक आदमी कोई और नया एप्पल चार्ज करेगा उससे, तो एप्पल में सी टाइप आएगा, आईफोन भी तो अब सी टाइप का ही आएगा। हाँ, तो अब उससे वो चार्ज करने लग जाओ मान लो, तो फोन पे असर पड़ता है। ठीक है, लैमिनेट किया जाता है उसको सॉफ्ट हैंड पे। हाँ बेटा, हाँ बढ़िया, हवा चल रही है ना। चलो और बताओ, ट्रांसफार्मर और कहाँ यूज होता है? जनरेटिंग पावर स्टेशन में स्टेप अप लगा होता है। अगर आपको याद हो, जनरेटिंग पावर स्टेशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके बिजली को 11 किलोवोल्ट से 132 किलोवोल्ट कर देते हैं। पढ़ा है ये चीजें 10th में। बिजली को, बेटा सुनो, जनरेटिंग पावर स्टेशन में ऊंचा हाथ, वहां पे 11 किलोवोल्ट की बिजली बनाई जाती है, जिसको स्टेप अप करके 132 किलोवोल्ट किया जाता है, और फिर ये अपनी अपनी जगहों पे जाता है 33 किलोवोल्ट करके, स्टेप डाउन करके, फिर इसको और स्टेप डाउन करते हैं, फिर और स्टेप डाउन करते हैं, ऐसे करके हम लोग के घरों में 220 वोल्ट आता है। तो पढ़ा है सब? ठीक है, चलो। ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में ऑल्टरनेटिंग करंट का ही इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर, एसी का ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? सस्ता है। ऑल्टरनेटिंग करंट, भाई देखो ये बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, कहने का मतलब ये सब ऑल्टरनेटिंग करंट ही तो है। इन्हीं चीजों को चलाने के लिए अगर आप डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करेंगे तो उसका कॉस्ट ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। सही है। ऑल्टरनेटिंग करंट को अपने अनुसार हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। हम लोग नहीं, मतलब जो सप्लाई कर रहे हैं वो अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं सुविधा के हिसाब से। पता है ना सबको? ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है, पोलैरिटी रिवर्स की जा सकती है। एसी इज फार बेटर देन डीसी। लेकिन जो सेल होते हैं वो एसी होता है और डीसी होता है। चलो भैया, अब न्यूमेरिकल्स कर लो ट्रांसफार्मर में पहले, तो फिर आगे बढ़ो। हटा दें ये सब। देखिए, देख लो भैया, सवाल देखना हो तो ये क्वेश्चन 69, ये लास्ट क्वेश्चन है इस किताब का। बेटा, अ ट्रांसफार्मर हैज 1200 टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में 1200 टर्न्स, सेकेंडरी में 600 टर्न्स है। ठीक है। प्राइमरी वोल्टेज जो है वो 440 वोल्ट है, सेकेंडरी वोल्टेज जो और सेकेंडरी लोड, अरे रेजिस्टेंस 110 ओम का है। तो बताइए करंट इन प्राइमरी क्या होगा? अगर ये मान के चले कि ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, मतलब एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं है, एफिशिएंसी 100% है। ठीक है, सुनो ना सब लोग। अरे रेजिस्टेंस अक्रॉस सेकेंडरी होगा। सवाल समझ गए हो? प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट इन द प्राइमरी निकालना है, तो पहले करंट इन द सेकेंडरी निकालेंगे। देखो सब लोग
NS बाई NP किसके बराबर होता है? VS बाई VP। NS की जगह 600 अपॉन 1200, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी पता नहीं, प्राइमरी के अक्रॉस कितना है? ये आ गया 220, तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी 220 आ गया। अब वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी से वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा? करंट अक्रॉस सेकेंडरी इनटू रेजिस्टेंस अक्रॉस। वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी 220, करंट निकालना है और रेजिस्टेंस अक्रॉस सेकेंडरी, तो 2 एम्पियर का करंट है सेकेंडरी के अक्रॉस, ये समझ गए। और टर्न्स रेशियो का फॉर्म देखो, NF बाई NP IP बाई IS के बराबर होता है ना, तो NS बाई NP IP और IS कितना है? तो ये IP कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर का करंट जो है वो प्राइमरी के अक्रॉस। ये समझ आया कि नहीं आया? एफिशिएंसी की कोई बात नहीं की क्योंकि 100% ही हमने 1 ले लिया। आगे बढ़ते हैं, लिखना है नहीं लिखना है? आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल देखो। समझ रहे हो अंश? सवाल देखिए बेटा, आप लोग को करना है। 2019 के मेंस में आया था, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। आओ शांत रहिए। A power transmission line feeds input power at 2300 वोल्ट। इनपुट पावर दी गई प्राइमरी को कितनी? 2300 वोल्ट की, टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर with its primary windings having 4000 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी दिया हुआ है 4000। समझ गए? The output power is delivered at 230 वोल्ट। बेटा आउटपुट पावर का मतलब प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी वोल्टेज दे रखा है 230 वोल्ट। बात समझ में आ गई? फिर करंट इन द प्राइमरी दिया है 5 एम्पियर, प्राइमरी के अक्रॉस करंट 5 एम्पियर है, एफिशिएंसी 90% है। तो बताइए आउटपुट करंट मतलब सेकेंडरी के अक्रॉस क्या करंट होगा? सवाल समझ गए सब लोग? कर लोगे कि बताएं? एफिशिएंसी जो है वो 90% है का मतलब ये हो गया भैया कि पावर आउटपुट पावर इनपुट लगा के टर्न्स रेशियो वाला खेला नहीं कर सकते, एफिशिएंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। सही है? एफिशिएंसी 0.9 है। आउटपुट पावर का मतलब होता है, देखो आउटपुट पावर तो निकाली, इनपुट पावर कितनी दे रखी है? मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा? 230 इंटू 9, 2070। ये आउटपुट पावर आ गई। सुन रहे हो? अब आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इनटू करंट अक्रॉस। तो आउटपुट पावर की जगह लिखा 2070, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी है 230 इनटू करंट अक्रॉस सेकेंडरी कितना आ जाएगा? हो गया।
कुछ यार हमने गलत कर दिया था। एफिशिएंसी पावर आउटपुट अपॉन पावर, एक मिनट क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। इनपुट पावर दिया है, थोड़ा सा शांत हो जाओ। चलो एक काम करते हैं, बाकी डेटा यूज करते हैं। एफिशिएंसी 0.9 थी, आउटपुट पावर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। आउटपुट पावर का फॉर्मूला वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, करंट अक्रॉस सेकेंडरी। इनपुट पावर का फॉर्मूला वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी इनटू करंट अक्रॉस प्राइमरी। सही है। वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी दिया है 230, करंट अक्रॉस सेकेंडरी पता करना है। वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कितना होगा और करंट अक्रॉस प्राइमरी 5 है। अच्छा कोई ये वोल्ट है, इनपुट वोल्टेज है। अब हो जाएगा यहाँ से, ये 10, 5, 45 वो वोल्टेज था, पावर नहीं दी।